Hello students, how are you? As you know that we are studying microeconomics of class 12th and chapter number is second consumer behavior. कुछ वीडियो से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देखना है बेटा आपको, ताकि इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। इसके लिए आप क्या इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, सॉरी इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आप जितने भी वीडियोस के लिंक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको सबको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम पूछते हैं और बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। डायग्राम से इसको कैसे समझ सकते हैं, किस प्रकार से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, इस टॉपिक के पीछे जो क्या क्या कॉजेज़ हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है इस वीडियो में, इस पार्ट में, वो है रोटेशन ऑफ बजट लाइन एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन, तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये जो बजट लाइन है वो बजट लाइन क्या है। इसका थोड़ा सा हम शॉर्ट में वापस हम रिकेप लेंगे। बजट लाइन ही क्या है? सिंपली बजट लाइन रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर विथ हिज गिवन इनकम, एंड प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। ठीक है, इसका मतलब इनकम और प्राइस इसके रहते हुए जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करती है। इसका मतलब बजट लाइन की जो लिमिटेशन है वो कंज्यूमर की इनकम एंड कमोडिटीज़ की प्राइस, यही बजट लाइन को डिटरमाइन करती है। और कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं वो भी हम समझ चुके हैं पिछले लास्ट पार्ट में, और जैसे मैंने आपको बताया उन वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इनकम और प्राइस ये दो मेन फैक्टर होते हैं किसी भी कंज्यूमर की बजट लाइन के लिए। अब अगर इनमें चेंज आता है तो जाहिर है बजट लाइन में भी चेंज आएगा। मतलब इनकम और प्राइस दोनों डिटरमाइन कर रहे हैं बजट लाइन को, इसके स्लोप को। तो इस कंडीशन में बजट लाइन का शेप या ये रोटेट कब होगी या शिफ्ट कब होगी ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर की इनकम और दोनों क्वांटिटीज़ की प्राइस पर। क्लियर? तो The set of available bundles depends on the prices of both the goods। बताया मैंने आपको, एक तो prices of both the goods and income of the consumer, दोनों बातें आ गई यहाँ पर। एक तो दोनों क्वांटिटी की प्राइजेस और कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है। When the price of either of the good, मतलब दोनों क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी की प्राइस या दोनों क्वांटिटी की प्राइस और कंज्यूमर्स इनकम चेंज, कंज्यूमर की इनकम में भी चेंज हो जाए, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल इज ऑल्सो लाइकली टू चेंज। कुल मिलाकर प्राइस और इनकम ये दोनों डिटरमाइंड इसके मेन फैक्टर हैं। अगर इनमें चेंज आता है तो कंज्यूमर की बजट लाइन में भी सर्टेनली चेंज आएगा ही। ओके, तो सबसे फर्स्ट लेते हैं हम चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अब इनकम और प्राइस दो मेन फैक्टर हैं, तो दोनों को एक एक करके हम लेंगे। पहले इनकम को चेंज करेंगे और फाइंड करेंगे कि कंज्यूमर की बजट लाइन में क्या चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद प्राइस को लेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है, यहाँ पर हम देखना है चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम अगर चेंज आता है तो क्या इफेक्ट होगा, और कंज्यूमर की इनकम दो टाइप से चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं यहाँ पर व्हेन इनकम इंक्रीजेस, मतलब कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तब उस कंडीशन में कंज्यूमर की बजट लाइन क्या होगी। ओके, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एक बजट लाइन बना रखी है। यहाँ पर बजट लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। M/P1 ये तो x एक्सिस की तरफ से, M/P2 ये y एक्सिस की तरफ से। अब अगर इनकम में चेंज होता है, इफ़ इनकम इंक्रीजेज टू M1 है ना, वो M से चेंज होके M1 हो गई, तो इसका मतलब नई बजट लाइन कैसे फाइंड करेंगे हम, M-P1 ये हो जाएगा M-P1, इसकी हेल्प से इसको फाइंड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा M-P2। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, नई इनकम में P1 का डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर नई इनकम में P2 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें नई बजट लाइन मिल जाएगी। तो अब बात आती है कि इनकम इंक्रीज होने पर उसकी बजट लाइन जो है आप क्या देख रहे हैं, पैरेलली आउटवर्ड शिफ्ट होगी, बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, पैरेलली शिफ्ट होगी। ये क्यों होगा, कैसे होगा, हम इसको एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे कि सपोज M/P1 क्या था, 10/2। ओके, 10/2 और इधर है 20/2, ये था।
अब इनकम, सॉरी, इधर भी इनकम वही रहेगी, प्राइस चेंज हो जाएगी, इनकम वही रहेगी। सपोज ये इनकम है, ये यहाँ पर प्राइस भी वही रखते हैं, ताकि दिक्कत नहीं है। 10/2 10/2 मतलब कंज्यूमर की इनकम 10 है, P1 2, P2 भी 2 है यहाँ पर। अब इनकम इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाएगा, यानी ये इधर कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 5 से, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से। अब इनकम इंक्रीज हो गई सपोज 20, तो 20/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, मतलब ये वाला पॉइंट क्या डिनोट करेगा आपको यहाँ पर 10, और ये वाला पॉइंट क्या डिनोट करेगा यहाँ पर भी 10। तो कुल मिलाकर पहले बजट लाइन स्टार्ट हो रही थी 5 पर, अब बजट लाइन हो जाएगी 10, तो क्या हो जाएगा पैरेलली जो है बजट लाइन वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मेन बात क्या आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड पैरेलली, यानी बजट लाइन जो है उसके बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी कंज्यूमर जो है अब पहले से ज़्यादा कमोडिटी यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा, परचेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइजेस वही है, कमोडिटी की प्राइस वही है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है, इसलिए इस कंडीशन में कंज्यूमर दोनों कमोडिटी की पहले से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर पाएगा, परचेस कर पाएगा। ओके, सेम इनवर्स व्हेन इनकम डिक्रीजेस, अब अगर कंज्यूमर की इनकम यहाँ पर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं इनकम कम हो जाएगी, क्या होगा, कंज्यूमर पहले से कम क्वांटिटी पहले परचेस कर पाएगा, कम क्वांटिटी परचेस कर पाएगा तो कम कंज्यूम कर पाएगा। तो उसकी जो बजट लाइन देख रहे हैं आप, पहले वो ये वाली थी बजट लाइन M/P1 M/P2, अब क्या हो गया है M'/P1 और M'/P2, ये नई इनकम के अकॉर्डिंग है। अगर इनकम कम हो गई तो आप खुद ही जानते हैं, अगर अपनी इनकम कम हो जाए, दोनों कमोडिटी की प्राइसेस वही रहे, तो हम पहले से कम कमोडिटी कंज्यूम कर पाएंगे, कम कंज्यूम कर पाएंगे तो जाहिर है अपनी पोटेंशियल कम हो जाएगी और बजट लाइन जो है वो लेफ्ट पार्ट शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट पार्ट शिफ्ट हो रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उसकी जो बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट हो रही है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम यहाँ पर कम हो गई है, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, तो अब कंज्यूमर पहले से कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा दोनों ही कमोडिटी की, इसलिए उसकी बजट लाइन अंदर की तरफ इनवर्ड जो है लेफ्ट पार्ट शिफ्ट हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना अपने कॉपी का जो पेज होता है, जैसे कि अपना लेफ्ट हैंड ये है तो इसको हम लेफ्ट पार्ट बोलेंगे, ये राइट हैंड है तो इसको हम राइट साइड बोलेंगे, राइट पार्ट बोलेंगे। अगर इधर शिफ्ट होता है तो लेफ्ट पार्ट, इधर शिफ्ट होता है तो राइट पार्ट। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, क्या था, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो किस प्रकार से बजट लाइन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन प्राइस। अब अगर कंज्यूमर्स के रिलेटेड जो दोनों क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है उस कंडीशन में प्राइस में अगर चेंजेस आते हैं तो क्या कंडीशन अपने सामने आएगी, प्राइस भी दो प्रकार से चेंज हो सकती है। कैसे? या तो P1 है ना, मतलब गुड वन की प्राइस इंक्रीज हो सकती है या फिर गुड वन की प्राइस डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर गुड वन की प्राइस बढ़ जाए तो क्या कंडीशन अपने सामने आएगी, गुड वन की प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो जाए तो क्या कंडीशन अपने सामने आएगी, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन अपने सामने, और बजट लाइन भी आपको पता है ना, ये है M/P1 और ये M/P2, ये तो इनिशियल बजट लाइन, ये वाली कौन सी, ये। ओके, अब सपोज प्राइस अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था M/P1, अब नया पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, M/P1 मतलब जो नई प्राइस आई है उसको हम डिवाइड करेंगे M में। और आपको पता है कि अगर इनकम कांस्टेंट है और उस कंडीशन में कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए, सपोज M/P1 था 100/10, तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा था वो, 10 यूनिट्स, किसकी, गुड वन की, ठीक है, X1 की। अब अगर ये प्राइस चेंज हो जाए, है ना, ये हो जाए M/P-1, तो उस कंडीशन में इनकम तो वही सेम रह जाएगी 100, प्राइस पहले से बढ़ गई, हमने के लिए फर्स्ट कंडीशन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़कर हो गई सपोज 20, तो अब कंज्यूमर कितनी कंज्यूम कर पाएगा, ओनली 5 यूनिट। पहले 10 यूनिट कंज्यूम कर पा रहा था, अब वो सिर्फ 5 यूनिट कंज्यूम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गुड वन की प्राइस पहले से कम हो गई है, कंज्यूमर की इनकम वही, आप खुद ही सोचिए, आपके पास पैसा वही है और आप जिस क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप पहले से कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कंज्यूमर की बजट लाइन जो है वो
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है ना। ये वाले फर्स्ट कंडीशन थी, ये पहले इस पॉइंट पर थी, अब ये इस पॉइंट पर, यानी कंज्यूमर की बजट लाइन जो है वो X1 की तरफ से, गुड वन की तरफ से अंदर की तरफ रोटेट हो गई है, घूम गई है ना। वाई की तरफ से वही है, गुड टू की तरफ से वही, कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि गुड टू की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ गुड वन की प्राइस में। इसलिए गुड वन की तरफ से, गुड वन की प्राइस में चेंज क्या आ रहा है? गुड वन की प्राइस पहले से बढ़ गई है, इसलिए गुड वन की तरफ से ही बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, अंदर की तरफ शिफ्ट हुई है। ओके, जस्ट इनवर्स अब अगर बाहर की तरफ हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने सामने? ये कंडीशन अपने सामने, ठीक है। ये कंडीशन है फर्स्ट M/P1, मतलब इनिशियल बजट लाइन है ये M/P2। हम जो फाइंड करते हैं बजट लाइन कैसे, इस प्रकार से इसको फाइंड करते हैं। नाउ सपोज प्राइस डिक्रीजेस, अब अगर प्राइस कम हो जाए, हम वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर जो M/P1 थी, इसका मतलब कंज्यूमर के पास इनकम थी 100, कमोडिटी की प्राइस थी 10 यूनिट वो कंज्यूम कर पा रहा था। अब हो जाएगा M/M-P1, मतलब प्राइस में चेंज आ गया है, वो अपन लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 100/5 कर देते हैं, मतलब प्राइस कम हो गई पहले से, है ना। पहले कंडीशन क्या ली थी? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। अब हम कंडीशन ले रहे हैं व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। प्राइस अगर कम हो गई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 20। इसका मतलब गुड वन की जहाँ पहले 10 रुपीज़ रहते हुए 10 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रहा था, अब गुड वन की प्राइस कम हो गई, 5 रुपीज़ रह गई, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी बढ़कर 20 हो गई। देखा आपने, इनकम वही है, कंज्यूमर की रिलेटेड जो गुड वन की प्राइस थी वो पहले से कम हो गई है। अब क्या, आप खुद सोचिए, आप खुद इस जगह हो तो क्या होगा कि जब प्राइस कम हो जाती है तो आप क्या होगा? आपके पास इनकम कांस्टेंट है, उस लिमिटेड इनकम में, कांस्टेंट इनकम में अब पहले से एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम कर पाओगे, परचेस कर पाओगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बजट लाइन में क्या चेंज आया है। इनिशियल बजट लाइन का पॉइंट ये था, अब जो न्यू बजट लाइन का जो पॉइंट है वो ये है। तो आप देख रहे हैं बजट लाइन जो है बाहर की तरफ रोटेट हो गई है। कब? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस जो किसकी? गुड वन की प्राइस जो थी वो यहाँ पर कम हो गई है। ओके, ये कब हुआ है? जब प्राइस कम हुई है। ये क्या बताता है यहाँ पर? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये इनिशियल बजट लाइन थी स्टार्टिंग में जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था, और ये जो वाला पॉइंट है वो न्यू बजट लाइन का पॉइंट है। मतलब जब P1 जो है, P1 मतलब गुड वन की प्राइस पहले से इंक्रीज हो गई, उस कंडीशन में बजट लाइन अंदर की तरफ रोटेट हो गई, ठीक है। तो प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो बजट लाइन उस गुड वन की तरफ से, जिस गुड की प्राइस, जिस कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई उसकी तरफ से वो अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगी। और यहाँ पर प्राइस कम हुई है तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा? वो गुड वन की तरफ से बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगी। ओके, आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन अपने सामने है। ओके, अब बात आती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमने समझा है क्या है कि बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन रोटेशन क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है? हेडिंग लिखना है ना। ये हेडिंग लिखा रोटेशन ऑफ बजट लाइन एंड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। उसमें सबसे फर्स्ट है चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, उसमें आप फर्स्ट डालना है व्हेन इनकम इंक्रीजेस। आपको डायग्राम बनाना अच्छे से, बहुत अच्छे से। व्हेन इनकम डिक्रीजेस, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है। फिर उसके बाद चेंज इन प्राइजेस, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ अ गुड, उस कंडीशन में आपको फिर ये डायग्राम बनाना है। फिर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, किसी एक कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाए तो फिर उस कंडीशन में आपको ये डायग्राम बनाना है। ओके, आगे बात समझ में? अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं वो अपन समझ लेते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, मतलब उपभोक्ता की पसंद क्या होती है। हमने अभी डिफरेंट टाइप के बंडल्स देखे, बंडल कैसे वो अचीव कर सकता है उसकी इनकम और दोनों कमोडिटी की प्राइसेस के रहते हुए। अब उसके पास जो अवेलेबल बंडल्स होते हैं, उन अवेलेबल बंडल्स में भी वो रैंक देता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो उससे अच्छा लगता है वो रैंक पे फर्स्ट रखता है, जो उससे अच्छा नहीं लगता वो रैंक पे लास्ट रखता है। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप खाना खाने जाते हैं,
आजकल तो मतलब खड़े खड़े खाने का चलन है, पहले तो बैठकर पत्तल में जिमाते थे, आलती पालती मार कर बैठते थे, सब जने जिमते थे। मगर आजकल क्या हो गया है कि उसको बोलते हैं स्वरुचि भोज, मतलब अपनी इच्छा से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो सपोज़ 10 आइटम है या 8 आइटम है, आपकी थाली में 8 आइटम पड़े हुए हैं, और उन 8 आइटम में से सबसे पहले आप कौन सा आइटम टेस्ट करेंगे, कौन सा आइटम उठाएंगे थाली में से जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। ऐसा नहीं कि आपको थाली में देखा और इधर उधर देख रहे हैं और थाली में जैसे हाथ में आया वो आपने पहले खा लिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी आपके पास जो अवेलेबल चॉइस होती है, उन अवेलेबल चॉइस में आप रैंक देते हैं, मैं पहले क्या लूँगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। आपको कोई नाश्ता करना है तो आप 4-5 फ्रेंड आपस में एक प्लान बनाते हैं कि चलो नाश्ता करने चलते हैं, और उस कंडीशन में क्या है कि 3-4 जने फेमस हैं, उसमें आप भी सबसे पहले सुझाएंगे उसको, वहाँ चलते हैं कि वो अच्छा बनाता है, वो बंद होगा तो वहाँ चलेंगे, वो बंद हुआ फिर वहाँ चले जाएंगे। यानी आपने वहाँ पे भी आपने रैंक दे दी, आपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। यानी आपके पास जो अवेलेबल चॉइस थी, उस चॉइस में आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रैंक दे देते हैं। यही हम यहाँ पर समझ रहे हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है। तो ये देखते हैं, समझते हैं। द बजट सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जिसमें सब बंडल आ गए। ठीक है। A consumer can choose his consumption bundle from his budget set. In economics, it is assumed that the consumer chooses his consumption bundle on the basis of his taste and preference. यानी उसे टेस्ट और प्रेफरेंस जो सबसे बेस्ट बैठ रहा है वो उसको सबसे पहले चूज करेगा। एंड ऑल्सो एज्यूम दैट द कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल्स, यानी वो अपने पास अवेलेबल चॉइस बंडल्स में रैंक देता है। बंडल क्या होते हैं? व्हाट इज कंजप्शन बंडल? द बंडल, कंजप्शन बंडल, इट इज द सेट ऑफ अमाउंट ऑफ टू गुड्स, है ना, विच वी हैव स्टडीड इन लास्ट वीडियोज़। हम लास्ट के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो कैसे, अब हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो एक रैंक देता है यहाँ पर कंज्यूमर। देख रहे हैं सबसे फर्स्ट रैंक उसने किसको दी है? 2-2, मतलब इसमें दोनों ही कॉमोडिटी गुड 1 गुड 2 की दोनों ही 2 यूनिट्स वो कंज्यूम करने को मिल रही है, इसलिए उसको फर्स्ट रैंक दी। फिर उसके बाद उसने सेकंड रैंक किसको दी है? 3-1-1-3, मतलब एक कम हो रहा एक बढ़ रहा, उसने यहाँ पर सेकंड रैंक दे दी। जनरली ये कंडीशन होती है ना। फिर थर्ड उसने किसको दिया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड रैंक किसको दी उसने? 2-1-1-2, मतलब एक कम हो रहा है। फिर वो 1-1 को देगा, फिर 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, मतलब इनमें से एक की यूनिट 0 हो गई है, सिर्फ एक यूनिट उसको कंज्यूम करने को मिल रही है, एक कम्युनिटी की यूनिट उसको कंज्यूम करने को मिल रही है, इसलिए उसने को लास्ट में रखा है। तो इस प्रकार से कंज्यूमर जो है अपने पास अवेलेबल बंडल जो होते हैं उसमें वो चॉइस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट करता है। ओके, और जनरली सेट कैसे करेगा? फर्स्ट रैंक किसको देगा? जिसमें दोनों ही कम्युनिटी की यूनिट्स को ज़्यादा मिल रही हो। फिर उसके बाद वो रैंक डिमिनिशिंग ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में देता जाएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड में देता जाएगा, यानी एक यूनिट बढ़ रही हो तो एक कम हो रही हो। फिर किसको देगा? जिसमें दोनों ही कम्युनिटी का अमाउंट कम हो रहा है, टोटल अमाउंट मिला के। इस प्रकार से वो रैंक देता है। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट उसने 2-2, फिर 3-1-1-3, फिर 2-1-1-2, 1-1, 0-1, 0-0, 0-0 वाला सब उसने लास्ट में दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दिस पार्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक दिष्ट अधिमान। कैसा लग रहा सुनने में? एक दिष्ट अधिमान, संस्कृत आ गई, बड़ी भारी वाली आ गई, हंसी भी आ रही होगी ना। तो हिंदी थोड़ी क्लिष्ट पड़ती है, मतलब थोड़ी टफ पड़ती है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमें यहाँ पर देखना है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है क्या, पहले हम उसको समझेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल को लेंगे। ओके, it means the consumer prefers the bundles between any two bundles which has more of at least one of the good, मतलब जिसमें दोनों में से किसी एक की यूनिट उससे ज़्यादा मिल रही हो, and no less of the other good। ठीक है, उसको दो बंडल वो कंपेयर करेगा, तो दोनों बंडल में से उस बंडल को वो पहले रैंक देगा जिसमें दोनों में से किसी एक की ज़्यादा मिल रही हो, दूसरे की कम नहीं हो रही हो। उसको हम यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस होते क्या हैं। सपोज उसके पास जो बंडल हैं 2-2, ठीक है, फिर 1-2 या फिर 2-1
एंड 1 1। तो वो किस प्रकार से रैंक देगा, 2 2 को सबसे फर्स्ट देगा, फिर उसके बाद 1 2 या फिर 2 1, फिर उसके बाद वो 1 1 को रैंक दे। ये कहलाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मतलब यहाँ से यहाँ आया उसने, मतलब 2 1 को 1 1 पर प्रेफर किया है। क्यों प्रेफर किया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या बताया इसमें, एक की बढ़ रही हो, देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 2 हो गया, एंड नो लेस ऑफ अदर, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही, इसलिए मोनोटोनिक कहला रहा है। फिर उसने 1 2 को सॉरी, फिर इन दोनों पर वो इसको प्रेफर कर रहा है। यानी अगर वो सेट करेगा तो कैसे करेगा, इस प्रकार से, सबसे पहले वो करेगा 2 2, फिर 1 2 और 2 1, और उसके बाद वो 1 1। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 1 है तो ये इस पर प्रेफर कर रहा है 1 2 2 1 को। क्यों, क्योंकि एक बढ़ रही है ना तो दूसरा कम नहीं हो रहा, यहाँ पर ये बढ़ गया तो ये कम नहीं हो रहा, 1 है। फिर उसके बाद उसने इन दोनों पर इसको प्रेफर किया है। क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 से ये 2 हो गया है, 2 का 2 है, यहाँ 2 से 2 है और 1 से 2 हो गया है। तो कुल मिला के बेटा एक दिष्ट अधिमान या फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस होते क्या हैं, सिंपल है कि कंज्यूमर इस प्रकार से रैंक देता है कि दोनों कमोडिटी में से किसी एक की एक्स्ट्रा यूनिट से मिले तो दूसरे की कम नहीं हो, है ना। मैं एक सिंपल सा लिख देता हूँ 2 2 1 2, ये इसको रैंक फर्स्ट देगा, ये इसको रैंक सेकंड देगा। क्यों देगा आप जान रहे हो, है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम नहीं हो रहा है, बस इस वे से वो अपने प्रेफरेंस को सेट करता है, तो वो कहलाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और इसी के अकॉर्डिंग वो रैंक देने की कोशिश करता है। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इंडिफरेंस सेट स्टार्ट करेंगे, इंडिफरेंस वाला पार्ट देखेंगे। अभी हमने बजट सेट उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको समझा है, अब हम इंडिफरेंस का उससे रिलेटेड जो टॉपिक उनको समझेंगे, और फिर लास्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस का बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर, वो हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो अब आप उसमें करना क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, क्लियर। फिर कंज्यूमर्स प्रेफरेंस में आपको ये टेबल बनानी है और कुछ नहीं करना है, और इनमें डायग्राम कैसे बनाना है वो भी आपको बता चुका हूँ इस पूरे वीडियो में। लाइव क्लास में बेटा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको अटेंड होना है क्लास में, और जो भी डाउट्स उनको क्लियर करना है, क्लियर। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपना नाम जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिल जाए, और बिना किसी दिक्कत के आपको नए वीडियोज़ के लिंक या उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर चिकनोज गुरुजी, बाय बाय।